Hello students, we are doing forms of business organization and in this chapter we have already done sole proprietorship and partnership organization. So today we will discussing joint Hindu family business. So as the name suggests, joint Hindu family business. So joint Hindu family means there is a Hindu family and the members of the Hindu family run the business. So it is joint Hindu family business or undivided Hindu family. So in today's lecture, I will tell you some introductory points and then I will tell you the communities under the Hindu family business. So first of all, we will take the introductory points. So one of the introductory point is found in India only. So joint Hindu family business is found in India only. So if we take example of companies, अगर हम कंपनीज की एग्जांपल लेते हैं तो हमें फॉरेन कंट्रीज में भी कंपनी मिल जाएगी, बट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो इंडिया में ही आप मिल पाएगा. और अगर आप हिंदू फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है ओन कैरिड बाय मेंबर्स. सो जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू फैमिली बिजनेस में फैमिली के जो मेंबर्स हैं वही बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो ओन एंड कैरिड बाय मेंबर्स, तो वही उसको ओन करते हैं बिजनेस को और वही उसको कैरी ऑन करते हैं, आगे लेके जाते हैं, मैनेज करते हैं. और अगर हम इसका कंपैरिजन कंपनी से करें, एज वी सी इन कंपनी, तो हम कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं जो उस कंपनी को मैनेज करते हैं. बट अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करते हैं तो हिंदू फैमिली के मेंबर्स ही उसके बिजनेस को कैरी भी करते हैं और ओन भी करते हैं. नेक्स्ट है गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ. सो हमारे पास एक हिंदू लॉ है. तो जैसे कि हम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो हिंदू फैमिली बिजनेस है, तो जब भी हम किसी रिलीजन की बात करते हैं तो अब हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं, हिंदू फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो एक हिंदू लॉ है जो एक पर्सनल लॉ कहलाएगा. पर्सनल लॉ इसलिए कहलाएगा क्योंकि अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करेंगे तो वो एक पर्सनल लॉ है फॉर मुस्लिम्स. सो अगर हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं तो ये हिंदूज के लिए लॉ है, तो ये गवर्न किया जाता है, जो हिंदू फैमिली बिजनेस है वो गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट वी हैव एडमिशन बाय बर्थ एंड अडॉप्शन. अगर एक चाइल्ड एक हिंदू फैमिली में बर्थ लेता है तो उसके बाय बर्थ ही वो उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है. और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये था कि बाय बर्थ जो होगा मेंबर वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. देन आफ्टरवर्ड कुछ बिल पास हुए, उसके बाद ये भी रूल आया कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, सपोज एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो वो किसी को अडॉप्ट करते हैं तो वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक मेंबर होगा और वो उन सब एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकता है. नेक्स्ट वी हैव कर्ता कंट्रोल्स. सो there is a Hindu family business and the karta is the eldest person of the family. So अगर हम कर्ता देखें तो ग्रैंडफादर जो होते हैं वो कर्ता होंगे, जो एल्डेस्ट फैमिली मेंबर होगा वो कर्ता होगा और कर्ता को हम मुखिया भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव को पार्टनर. और हमारे पास एक तो फैमिली मेंबर्स जो भी हैं उनमें एक तो है कर्ता we can say the eldest person of the family. तो जो फैमिली के अदर मेंबर्स हैं उनको हम को-पार्टनर्स बोलते हैं. सो वी विल कॉल देम को-पार्टनर. तो को-पार्टनर के भी इक्वल राइट है, वो भी बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं और कहीं भी कुछ चेकिंग कर सकते हैं. सो दे ऑल हैव इक्वल राइट्स. देन कॉमन प्रॉपर्टी. सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं
तो हिंदू फैमिली बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सब कॉमन प्रॉपर्टी होगी, किसी की कुछ इंडिविजुअली प्रॉपर्टी नहीं होगी। सपोज एक मेंबर फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं, तो जो सन हैं उनके पास एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी जॉइंट ही सपोज की जाती है। तो हमारे पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें अगर हम कुछ एडिशंस करते हैं, कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कुछ भी पर्सनल नहीं है, तो जो भी सब होगा वो कॉमन प्रॉपर्टी होगी। कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो उस पर सभी मेंबर्स का राइट है, परिवार के सभी मेंबर्स का राइट है, क्योंकि वो हिंदू फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव डिक्रीजिंग न्यूक्लियर फैमिलीज। तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि जॉइंट फैमिलीज का ट्रेंड नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड है, तो ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो आजकल डिक्रीज हो रहा है, इसका इंटरेस्ट कम हो रहा है क्योंकि सभी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। तो हमारे पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ भी अगर एडिशंस होते हैं, सपोज हमारे पास हमारे कर्ता की जो प्रॉपर्टी है उस पर अगर हम बिजनेस करें, उसको इन्वेस्ट करें, तो जो भी प्रॉफिट्स आएंगे, जो भी फायदे होंगे वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, तो वो कॉमन प्रॉपर्टी का एक पार्ट होगा। तो जितनी भी एडिशंस होंगी, जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी ऐड करके ही कॉमन प्रॉपर्टी बनती है, और उसमें सभी का इक्वल राइट होता है, सब उस पर इक्वल राइट रखते हैं। एंड न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से ये अब यहाँ से वैनिश हो रही है। सो वी हैव टाइप्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इफ वी सी वी हैव टू कम्युनिटीज दैट आर अंडर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. So one of the community is Mitakshara and the other is Deyabhaga. So if we see Mitakshara, in this by birth अगर कोई एक लड़का जन्म लेता है किसी फैमिली में, तो उसका बाय बर्थ ही राइट हो जाता है कि अपने फादर की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है। तो अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसका बाय बर्थ ही उसका उसमें पार्ट हो जाता है। बट एट द 18+ वो जब होता है, 18 ईयर की एज का होता है, तो वो अपने फादर की प्रॉपर्टी की डिवीज़न के लिए भी बोल सकता है। So he has right to tell about the division of the ancestral property. तो ये है मिताक्षरा। तो ये वेस्ट बंगाल में फेमस है और इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स ही होते हैं। दैट मीन्स कि जो गर्ल चाइल्ड होती हैं, जो गर्ल मेंबर्स होती हैं फैमिली की, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट वी हैव देयभगा। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसका ऑनरशिप फादर के पास ही रहता है जब तक उसकी डेथ नहीं होती। तो फादर की डेथ होते ही जो सन होते हैं उनका प्रॉपर्टी में वो कर्ता हो जाते हैं, तो उनका प्रॉपर्टी में शेयरिंग हो जाता है। तो जब तक दयाभगा में जब तक फादर है तो ऑनरशिप फादर के पास ही रहता है। और ये असम, बंगाल और उड़ीसा में ये फेमस है। इसमें मेल और फीमेल दोनों मेंबर ही जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, मेल मेंबर्स भी हो सकते हैं, और जो बेटियां होती हैं फैमिली की वो भी इसमें फीमेल मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर मेल मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में फीमेल मेंबर जो है वो कर्ता होगी, और उसकी अगर बेटी है तो वो एक मेंबर होगी। तो एटलीस्ट मिनिमम 2 मेंबर्स ज़रूरी हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए। So we will discuss now some features of joint Hindu family business. Features of joint Hindu family business. First feature we have governed by Hindu law. As I have told you, Hindu law is the law that according to that joint Hindu family business runs. So it is governed by Hindu law. So all the related acts, related things that is applied on joint Hindu family business is according to Hindu law. तो हिंदू लॉ में जो भी बोला हुआ है वो सब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वी हैव मैनेज्ड बाय कर्ता। तो कर्ता जो मुखिया होता है फैमिली का,
वो ही इस बिजनेस को गवर्न करता है, रन करता है, मैनेज करता है, और दिस इज द बिजनेस विच इज ओन्ड एंड कैरिड बाय कर्ता. कर्ता इज द वन ऑफ द एल्डेस्ट फैमिली मेंबर. तो जब सबसे बड़ा बिजनेस का जो बिजनेस में जो रन करेगा कर्ता वो होगा जो सबसे बड़ा मेंबर होगा फैमिली का. नेक्स्ट वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. तो जैसे हम कंपनीज पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें देन लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. तो कर्ता के अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो होता है कर्ता बिजनेस में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो वन ऑफ द मेन मेंबर इज कर्ता हु इज द हेड ऑफ द फैमिली. तो जो एल्डेस्ट पर्सन होगा वो कर्ता होगा या मुखिया होगा. जो अदर मेंबर्स होंगे उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं, को पार्टनर्स. तो जो को पार्टनर होते हैं वो अदर मेंबर्स होते हैं, वो भी बिजनेस को रन करेंगे बट उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी. तो को पार्टनर जितना भी उस बिजनेस में अमाउंट लगाते हैं, ये मेंबर्स को पार्टनर्स जितना भी बिजनेस में अमाउंट लगाते हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है. सो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. मेंबर्स में एक आता है कर्ता और एक आता है को पार्टनर. को पार्टनर्स जो होंगे अदर मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता, उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड होगी बट जो कर्ता है कर्ता उसकी लायबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी. कर्ता की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी. अनलिमिटेड इन द सेंस कि अगर लॉसेस हो जाते हैं तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसी में ही कवर कर ली जाएगी. सो कर्ता की लायबिलिटी है अनलिमिटेड and other members of the family they have limited liability. Next we have permanent existence. So existence joint Hindu family की permanent existence है. Why? Because of death of any member of the joint Hindu family business, so doesn't make any change in the existence of business. सो परमानेंट एग्जिस्टेंस है, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, उस केस में जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा. तो मेंबर्स के आने जाने पे उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. जैसे कि बाय बर्थ अगर कोई मेंबर है तो वो एडमिट भी हो रहा है तो ऐसे ही डेथ होगी तो उसका एग्जिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट है मेंबरशिप बाय बर्थ. तो जैसे ही एक बर्थ लेता है सन किसी फैमिली में तो वो उसका मेंबर हो जाता है. सो वी कैन से कि मेंबरशिप बाय बर्थ ही फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव मेल मेंबर्स. Only male members can be the joint Hindu family business member. So एक एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. ये कहता है कि मेल मेंबर्स के अलावा अगर मान लो मेल मेंबर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके केस में उसकी जो वाइफ है वो भी एक मेंबर होगी. सो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग फीमेल मेंबर भी हो सकती है. अपने हस्बैंड की डेथ के केस में एक फीमेल मेंबर भी हो सकती है बट अदर्स मेंबर विल बी मेल मेंबर्स. नेक्स्ट वी हैव रजिस्ट्रेशन. एज दिस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ. सो जो भी हिंदू लॉ के जितने भी अप्लाईज होंगे वो सब इस पे अप्लाई होते हैं. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे जितने भी रूल्स होंगे वो सारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हिंदू लॉ के होंगे. इसलिए इसके कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है. तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस.